मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर चंदा किसवानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हमने बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन में अमेरिकी विदेश नीति निर्माण के आधारभूत तत्व और उद्देश्यों का पूर्व में अध्ययन किया था, जिसमें अमेरिका विदेश नीति के हमने उद्देश्य बताए थे कि अमेरिकी विदेश नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, जनतंत्र की रक्षा, साम्यवाद का विरोध, तनाव कम करना, विश्व शांति, नई विश्व व्यवस्था का निर्माण और आतंकवाद का उन्मूलन है। आज हम अमेरिकी विदेश नीति की विशेषताओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। सैलिएंट फीचर्स ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी। तो अमेरिकी विदेश नीति की सबसे पहली विशेषता है साम्यवाद का अवरोध। जैसा कि हम जानते हैं, हमने कोल्ड वॉर में भी अध्ययन किया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड दो गुटों में बट गया था। एक गुट का नेता यूएस था, दूसरे गुट का नेता यूएसएसआर था। ऐसी स्थिति में अमेरिकी विदेश नीति का उद्देश्य साम्यवाद का अवरोध था। साम्यवाद के अवरोध की नीति का अर्थ है जहां कहीं सोवियत संघ दबाव का प्रयोग करता है, वहां संयुक्त राज्य अमेरिका प्रति दबाव का प्रयोग करेगा। चॉस लर्च के अनुसार संयुक्त राज्य ने प्रत्येक सोवियत विस्तारवादी कार्य के मार्ग में विघ्न डालने का निश्चय किया। विश्व के किसी भी भाग में जहाँ सोवियत संघ और चाइना दोनों अपना साम्राज्य फैलाते थे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका उसका विरोध करने के लिए कृत संकल्प था। इसी कारण अमेरिका को यूरोप में सैनिक संधियां करने के लिए, अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाही का समर्थन करने के लिए और दक्षिणी पूर्वी एशिया में खुले तौर पर युद्ध करने के लिए इस तरह की कई योजनाओं का उत्तरदायित्व उसने वहन किया और प्रत्येक मामले में वो साम्यवादी विस्तार का विरोध कर रहा था। दूसरा, सैनिक संधियों की नीति। अमेरिका साम्यवाद का विरोध करने के लिए कई सैनिक संधियां भी कर रहा था। इनमें मैं बात करूंगी रियो संधि की, प्रमुख नाटो संधि की, सीटो संधि की, सेंटो संधि की आदि। लैटिन अमेरिका राज्यों के साथ 1947 में अमेरिका ने रियो संधि पर हस्ताक्षर किए थे और आज इस संधि का जो व्यवहारिक रूप है वो है OAS, अमेरिकी राज्यों का संगठन। 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों के साथ नाटो संगठन पर भी हस्ताक्षर किए थे और दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र को साम्यवाद से बचाने के लिए 1957 में उसने सीटो संधि पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार अमेरिका ने कई सैनिक संधियों पर हस्ताक्षर किए। तीसरा, विदेशी आर्थिक सहायता की नीति। अमेरिका ने अपनी विदेश नीति में आर्थिक सहायता भी देना शुरू कर दिया था और अमेरिका की इस विदेशी आर्थिक सहायता की नीति के कई उद्देश्य हैं। पहला, आर्थिक सहायता के द्वारा राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाना। दूसरा, आर्थिक सहायता के द्वारा साम्यवाद के खतरे को टालना, जो कि उसका मुख्य उद्देश्य था। तीसरा, आर्थिक और सैनिक सहायता के द्वारा विदेशों में पारस्परिक महत्व की सुविधाओं, सैनिक अड्डों और बंदरगाहों आदि की सुविधा प्राप्त करना। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका ने आर्थिक और तकनीकी सहायता के ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए। एग्जाम में ये भी आता है कि उसने कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए। तो पहला है उदार पट्टा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अमेरिका ने आर्थिक सहायता की, जो अमेरिका की कुल राशि थी वो 1945 तक 49.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। सहायता प्राप्त करने वाले देश थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चाइना। दूसरी थी मार्शल योजना। एग्जाम में ये भी आता है कि मार्शल योजना क्या है। तो मार्शल योजना के अंतर्गत यूरोप के 16 राज्यों को 1948 से 52 की अवधि में अमेरिका ने 20 अरब डॉलर की सहायता दी और इस सहायता का उद्देश्य यूरोप के राष्ट्रों को साम्यवाद से बचाना था। तीसरा, 4 सूत्रीय कार्यक्रम। ये अक्सर आता है कि 4 सूत्रीय कार्यक्रम क्या था। इस कार्यक्रम को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 20 फरवरी 1949 को कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था अल्प विकसित राष्ट्रों को अमेरिकी तकनीकी सहायता देना। 5वां, अमेरिकी विकास योजना थी। ये कार्यक्रम राष्ट्रपति कैनेडी ने शुरू किया था
और इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले देश थे एशिया के राष्ट्र। 5वां, प्रगति के लिए मैत्री। ये योजना अमेरिका ने लैटिन अमेरिकी राज्यों के विकास के लिए बनाई थी। इस प्रकार अमेरिका ने विदेशों को आर्थिक सहायता देना शुरू किया। चौथा बिंदु है मानवाधिकारों का समर्थन। अमेरिकी विदेश नीति की एक विशेषता मानवाधिकारों का समर्थन करना भी बन गई। कार्टर प्रशासन ने मानवाधिकार मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ताने बाने में ठोस रूप में लपेट दिया। जब कार्टर प्रशासन था उस समय मानवाधिकारों की देखरेख के लिए स्टेट डिपार्टमेंट में एक पृथक ब्यूरो की स्थापना कर दी गई और उस समय अमेरिकी राजदूतों का ये व्यक्तिगत दायित्व बन गया कि वे दूसरे देशों में मानवाधिकार संबंधी नीति को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करें। 5वां, लोकतंत्र बहाली के नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप। अमेरिका ने लोकतंत्री बहाली के नाम पर 60 से अधिक बार दखल किया और ये दखल द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका ने शुरू कर दिया था। 1983 में ग्रेनेडा में किया, 1989 में पनामा में किया, मतलब 1994 में भी अगर हम देखें तो लोकतंत्र बहाली के नाम पर अमेरिकी सेनाएं हैती की राजधानी पोर्तो प्रिंस के नागरिक विमानतल तक उतरी थी और अमेरिका हैती में पहले भी दखल कर चुका था। इस प्रकार अमेरिका दखल करता रहा। 6, विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति। और अमेरिका ये चाहता था कि विकासशील देशों पर भी दबाव बनाए रखें। रूस और भारत के बीच जब क्रायोजेनिक इंजन पर समझौता हुआ था तो अमेरिका ने इसके बदले कार्रवाई की और भारत के अंतरिक्ष संगठन जो इसरो था और रूस का संगठन जो ग्लाबकांस यास था उसको 2 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और फिर रूस पर दबाव डाला कि भारत से हुए समझौते को वो रद्द कर दे। अमेरिका के दबाव के फलस्वरूप ही भारत ने क्यूबा को चावल नहीं बेचे और ईरान को परमाणु रिएक्टर बेचने संबंधी प्रस्ताव पर भी अमल नहीं किया और मध्यम दूरी का जो प्रक्षेपास्त्र अग्नि था इसका परीक्षण भी कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया और अमेरिका भारत पर निरंतर दबाव डालता रहा कि वह परमाणु अप्रसार संधि और CTBT पर हस्ताक्षर कर दे। जब भारत ने मई 1998 में पोखरण में हस्तक्षेप किया तो अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन ने तुरंत ही भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। 7वां, एशिया प्रशांत क्षेत्रों में बढ़ती दिलचस्पी। अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद ही एशिया प्रशांत क्षेत्रों में दिलचस्पी बढ़ा दी और यूरोपीय साझा बाजार के देश, क्योंकि यूरोपीय साझा बाजार के जो देश थे अब अमेरिकी माल और पूंजी के उपयुक्त बाजार नहीं रहे थे, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति क्लिंटन ने अमेरिका का जो प्रशांत तटवर्ती नगर था सिएटल, उसमें आर्थिक सहयोग दिया और आर्थिक सहयोग के 15 सदस्यीय देशों का शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया था और एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रत्येक देश आयात की बजाय अब अमेरिका को निर्यात ज़्यादा करने लगा था। इस प्रकार अमेरिका ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में दबाव बढ़ाया। 8वां, आतंकवाद को समर्थन या पनाह देने वाला देश अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। 21 सितंबर 2001 को अमेरिका कांग्रेस को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका को आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व करते हुए पाया गया। बुश ने उस समय कहा कि आज के बाद जो देश आतंकवादियों को पनाह देगा या समर्थन जारी रखेगा वह अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। 9वां, आश्रित एवं उपग्रही राज्यों की स्थापना की नीति। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका उपनिवेशवादी तकनीक का सहारा लिए बना अपने वैश्विक साम्राज्य की स्थापना का प्रस्ताव कर रहा है। वैश्विक साम्राज्य की स्थापना के लिए वह आश्रित डिपेंडेंट एवं उपग्रही सैटेलाइट राज्यों की स्थापना एवं सैनिक हस्तक्षेप की नीति पर चल रहा है। उसकी नीति पर दुनिया पर कब्जा बनाए रखने की नीति नहीं है। वह जहाँ जहाँ युद्ध करता, जैसे अफगानिस्तान इराक में, उसके बाद मित्रतापूर्ण शासन की वहाँ स्थापना करता और स्वयं वहाँ से हट जाता। इस प्रकार अमेरिका ने अपनी विदेश नीति में कई बिंदुओं को लिया।
एग्जाम में कई बार लघुत्तरात्मक प्रश्नों में आता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आता है कि साम्यवाद के विरोध की अमेरिकी नीति क्या थी, सैनिक संधियों की अमेरिकी नीति क्या थी, और ऐसे टाइप क्वेश्चन में आता है कि अमेरिकी नीति की प्रमुख विदेश नीति की विशेषताएं, अमेरिकी नीति की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इस प्रकार आज हमने अमेरिकी विदेश नीति का विशेषताओं का अध्ययन किया। धन्यवाद।